वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड इस बात पर खुश हो सकता है कि चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड पर्यटक उमड़ रहे हैं। पर्यटन के जरिए विकास की राह देखने वाला उत्तराखंड इससे उत्साहित होगा, लेकिन इस उमड़ती भीड़ के साथ साथ कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। चारधाम यात्रा में अब तक लगभग 39 यात्रियों की मौत ये सोचने को विवश करती है कि आखिर कमियां कहाँ हैं। यात्रियों के सामने कुछ और भी दिक्कतें हैं। कुछ जगहों पर ओवरटेकिंग की भी शिकायतें हैं। इसके अलावा खाने को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें लोग करते नजर आए। इसमें अगर हम देखा जाए तो लगातार जो लोग बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं। यह भी एक चीज है। खुद मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई आप जब ही आए जब आपकी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन आए और कब आए, ये एक जो सवाल जो चल रहा है। उसके अलावा जो लोग लगातार आए जा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने खड़ा हो गया है। उसी को लेकर आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। तीर्थ यात्रा और सैलानी उत्तराखंड के पर्यटन विकास के आधार बन रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद देश दुनिया को इस बात के लिए संदेश दिया जाता रहा है कि अब उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा कठिन नहीं रही, बल्कि यहाँ का तीर्थाटन धामों की यात्रा को बहुत सरल सहज बनाया गया है और ऐसा देखने में भी आया है। ज्यादा दूर नहीं, 4-5 दशक पहले उत्तराखंड में धाम की यात्रा काफी थका देने वाली होती थी, लेकिन लोगों का धामों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उन्हें यहाँ खींच लाता था। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी का आधार पर्यटन विकास को माना गया है और इसी आधार पर धामों को लेकर फोकस भी हुआ है। खासकर केदारनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर जिस भव्य रूप में सामने आया है, उसने देश दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा है। यही नहीं, इस बीच चार धामों के लिए बेहतर सड़कें बनी हैं। इन सब से उत्तराखंड आने के लिए लोगों में रुझान बढ़ा है। चारधाम यात्रा के शुरू में ही यात्रियों की संख्या जिस तरह बढ़ी, उससे कुछ यात्रा व्यवस्था पर असर भी पड़ा है। दरअसल उत्तराखंड ने चार धाम यात्रा के लिए जिस स्तर पर तैयारी की, उससे कहीं ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड में उमड़ पड़े। हालत ये देखी गई कि जगह जगह पड़ावों में औसत से दोगुने यात्री मौजूद रहे। कहीं एक ऐसा व्यवस्थित सिस्टम नहीं बन पाया कि यात्रियों को थोड़े थोड़े अंतरालों में आगे धामों के लिए भेजा जाता रहे। यात्रा में देखने में आया है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, माउंट सिकनेस जैसी बीमारियां देखी। इस तरह यात्रा को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी की किल्लत भी कुछ जगहों पर देखी गई। भूस्खलन के चलते यात्रा में व्यवधान आए। बढ़ती भीड़ एक चुनौती है, लेकिन यही उत्तराखंड के लिए अवसर भी है। इसीलिए एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होगा। हाल ही में प्रशासन ने 40 दुकानों के ओवरटेकिंग के चलते चालान भी किए। जिला प्रशासन को चौकस होना होगा कि कोई यात्रियों से खान पान की मनमानी कीमत न वसूले। यात्रियों को आवागमन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य को सजग और चौकस होना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीप बोरा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ ब्रजेश सती हैं, प्रवक्ता हैं बद्री केदार मंदिर समिति के। और हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रविंदर सिंह आनंद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश सती आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं बद्री केदार मंदिर समिति के। ब्रजेश सती जी, जिस तरीके से लोगों ने अपना रुख उत्तराखंड की तरफ दिखाया, खासकर चार धाम यात्रा की तरफ, तो वो उत्साहजनक है और उत्तराखंड के लिए एक अवसर भी है। लेकिन क्या वास्तव में इस अवसर को, जिस तरीके से अवसर को अवसर में बदलना चाहिए, उस स्थिति में हम नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह शिकायतें भी मिल रही हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर जो बद्री केदार मंदिर समिति है वो कहीं ये कहा जा रहा है कि वो उस तरीके से तत्परता में नजर नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो हमारे लोग, जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं और जबरदस्ती बहुत जगह एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां 10 लोग होने चाहिए वहां पे 1000 पहुंच जा रहे हैं। कुछ इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं। तो आखिर इस संतुलन को बनाने में जो काम होना चाहिए तो उसमें कमी रह गई, उसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी
देखिए गोस्वामी जी, पहले मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं बद्री केदार का प्रवक्ता नहीं हूं, बल्कि हमारी 4 धामों की जो तीर्थ पुरोहित महापंचायत है जी उसका मैं प्रवक्ता हूं। जी, चलिए तो ये माफी करेक्ट। चाहेंगे, बोलिए जी। जी जी, कोई बात नहीं। तो जैसा कि विदित है, जो हमारे चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके कपाट खुलने की तिथियां, विशेषकर गंगोत्री और यमुनोत्री के, ये अनादिकाल से तय है कि 3 मई को, इस समय खुले थे, अक्षय तृतीया किसी भी दिन पड़ेगा हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाते हैं। जी ये अनादिकाल से चला आ रहा है, यानी कि ये तिथि पहले ही तय है। और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन टिहरी राज दरबार में तय होती है। और केदारनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि जो है शिवरात्रि के दिन ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में तय होती है। यानी कि जो 6 महीने का शीतकाल होता है, उसके शुरुआत के 2 महीने में ही ये तिथियां तय हो जाती हैं। यानी हमारे पास यात्रा की तैयारियों के लिए सरकार शासन के पास 4 महीने का पूरा वक्त रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, तो किसी भी सरकार ने इस 4 धाम यात्रा को बहुत गंभीरता से नहीं लिया या उनकी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। ये केवल श्रद्धा धार्मिक यात्रा ही नहीं है, आस्था की यात्रा ही नहीं है, बल्कि ये हजारों लोगों की ये आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ विषय है। चाहे माणा से लेकर मलाड़ी, मुंबई से लेके माणा तक का हो, चाहे चेन्नई से लेके चमोली तक, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है। जहां तक सरकारी स्तर पर यात्रा प्रबंधन की बात है, तो आज मैंने कल की जो थी केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या, वो 1,86,000 थी, और आज मुझे लगता है कि ये 2 लाख के क्रॉस कर गई होगी। तो यात्रियों का दबाव बढ़ना ये स्वाभाविक था, इसलिए भी था कि पिछले 2 यात्रा काल 20 और 21 इसी में चले गया कोरोना महामारी के चलते। तो इस समय पुरानी लोग जो बुकिंग थी, जो आना चाहते थे, वो कैंसिल हुई। तो बहुत कम यात्रा का समय पिछले 2 यात्रा कालों में मिला यात्रियों को। तो इस बार यात्रा का दबाव बढ़ना निश्चित था, इसलिए सरकार ने पूर्वानुमान नहीं किया, या सरकारी जो स्तर पर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाई। हमारा तो ये सुझाव था कि जो यात्रा समीक्षा बैठकें देहरादून में की जाती है, बेहतर होता कि वो चारों धामों के जो मुख्य यात्रा पड़ाव हैं, जैसे जोशी मठ है वहां पर होता बद्रीनाथ का, वैसे ही जो है गंगोत्री का आपका उत्तरकाशी में होता, यमुनोत्री का अच्छा बड़कोट में ब्रजेश होता, भाई, केदारनाथ का ऊखीमठ में आपने होता। बहुत जी। सारी चीजें बताई और आप बहुत अच्छी बात भी बोल रहे हैं कि भाई ये व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। एक बद्री केदार मंदिर समिति बना रखी है सरकार ने, जिसकी जिम्मेदारी केवल यही है कि वो उन व्यवस्थाओं को देखें जो व्यवस्थाएं होनी है, और उन व्यवस्थाओं में अगर कहीं दिक्कत आती है तो सरकार को सुझाव दे कि इस तरीके की स्थितियां हैं और अब की बार ये आकलन हो सकता है। लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो आपके भी सामने है। फिर एक और चीज होती है कि जिम्मेदारी सारी सरकार की। अगर वहां पर आदमी ब्लड प्रेशर की वजह से या सिकनेस, जो माउंटेन सिकनेस है, या और भी ऊंचाई पे कोई दिक्कतें आती हैं, उसकी वजह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर या गंगोत्री मंदिर समिति गंगोत्री धाम में, यमुनोत्री मंदिर समिति यमुनोत्री धाम में, इन मंदिरों का काम केवल मंदिरों का केवल मंदिरों का प्रबंधन और संचालन है। माने वहां की धार्मिक व्यवस्थाओं का देख रेख इन मंदिर समितियों की है। बाह्य व्यवस्थाएं या बुनियादी सुविधाएं, पेयजल से लेके विद्युत हो, सड़क आदि संपर्क जो भी है, ये कार्य तो सरकार के अधीन ही है, शासन प्रशासन सब ये देखेगा। केवल धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन प्रबंधन मंदिर समितियां ये करती हैं। चलिए वो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है ब्रजेश जी, आपने इस बात से भी सती साहब एक पर्दा उठा दिया कि उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें। उनका केवल वहां ये देखना है कि पूजा किस तरीके से होनी है, कौन लोग आएंगे, उनकी पूजा कैसे करानी है। दीप बोरा जी, आप देखिए कि इतनी बड़ी यात्रा है ये, और इस यात्रा को लेकर यह कहा जाता है कि इस यात्रा से लाखों लोगों की जीविका चलती है, और जो अब की बार लोगों में उत्साह दिखा है वो वास्तव में उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है। 2 साल बाद इस तादाद में लोग आ रहे हैं, और अभी पर्यटन की स्थिति को भी आप देखेंगे
लगभग 20, 21, 22 तारीख के बाद जब स्कूल बंद होंगे एनसीआर में, तो आप देखेंगे कि वो जो तादाद है वो भी अभी बढ़ने वाली है। जो रोड हैं वो अभी और ज़्यादा, उसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी प्रशासन को। वो भीड़ जो बढ़ेगी, क्योंकि वो इससे अलग एक अलग तरीके की भीड़ है। तो ऐसे में ये कह देना खाली कि केवल और केवल जिम्मेदारी सरकार ही देखेगी, और ये जो समितियां बना रखी हैं इतनी सारी, इनका कोई सिस्टम वहां ये नहीं होगा कि ये वहां पे क्या प्रबंधन होना है ये भी नहीं बताएंगे, तो फिर आखिर चलेगा कैसे? पर्यटन विभाग कहता है हमारा केवल इतना रोल है कि हम ये देखेंगे कि भाई वहां पर लोग कैसे चले जाएं, लोगों का क्या देखना है वहां पर। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कहेगा भाई सड़क का काम हमारा है, हम तो केवल सड़क देखेंगे कि सड़क सही है नहीं है। पुलिस कहेगी कि व्यवस्था ही सड़क पर चलने की 4 गाड़ियों की है और गाड़ी 1000 जा रही है, तो हम क्या करें उसमें? तो ऐसे कैसे एक दूसरे पर थोप कर, दीप जी, कैसे काम चलेगा? देखिए, अतिथि देवो भव और सबका स्वागत है जो उत्तराखंड में अपनी आस्था लेके केदार धाम और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, और अब हिमकुंड साइड की भी शुरुआत होने वाली है। और मैं 3 पुरोहित के महापंचायत के बड़े सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनकी कुछ बातों से सहमत नहीं जी। एक तो ये कहना कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। भीषण आपदा के बाद 1 साल के अंदर अंदर वहाँ व्यवस्था करके, और मैं उसमें दोहराना नहीं चाहता वहाँ क्या क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, अंदर तक शव पड़े थे, वो सब जानते हैं। कंकाल 1 साल तक मिलते रहे। उसके बाद व्यवस्था करना और पूरा पर्यटन को स्थापित दोबारा करना और पूरी यात्रा को सुचारू रूप से चलाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था जो कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया। और हमारे आज जो सत्ताधारी भाजपा है, तब विपक्ष में था, ये लोग कहते थे सर पे कफन बांध के आना, तो ये, और आज वही स्वास्थ्य मंत्री है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी धन सिंह रावत जी कहते थे अगर उत्तराखंड 4 धाम में आना है तो आप लोग कफन बांध के आइए। तो इन्होंने ये जहर घोलने का काम तब किया था। आज जो आप चीज कह रहे हैं, ये व्यवस्था, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, जो सारे लोग हैं, यही तो सरकार को चेताएंगे। और विपक्ष की भूमिका में हम बार बार, हमसे सुझाव मांगे गए, बार बार हमने उनको 10-15 पॉइंट्स हमने उनको दिए, लेकिन सरकार नहीं चेती। आज बहुत ही सैर सपाटा करके माननीय पर्यटन मंत्री दुबई से आए, और आते ही उन्होंने जब खामियां देखी तो उनके पास क्या उत्तर था? उत्तर यही था कि मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। एथिक्स कंपनी है जो पंजीकरण कर रही है, उसमें सत्यापन नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ नाम ही नाम थे, लेकिन सत्यापन तो किसी का हुआ ही नहीं। तो सरकार कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, आईबी कहाँ थी, एलआईयू कहाँ थी? यही चीजों के लिए हम कह रहे थे कि व्यवस्था उसी तरह चली। हमने जो कंप्यूटराइज वहां पे किया था कि सबका पहले नाम नोट किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद हम तो चाहते हैं कि जहाँ पे पर्यटन बढ़े और हमारे जो लोग हैं वहां पे उनकी आजीविका और बढ़े। लेकिन जो आपदा के बाद स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गई थी, हमें उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो सरकार ने किया है। एक तो सरकार की विफलता पूरी हो चुकी है। जहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगती है तो आप ये समझिए कि वहां पे हमेशा सरकार विफल होती है और केंद्र सरकार आके वहां पे अपनी भूमिका निभाती है। पहले तो यही फेल हो गए। दूसरा, इन्होंने कहा हम ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका सत्यापन नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं हम सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे। तो अभी आप महाराज जी का बयान भी कल देखेंगे अग्रिम समाचार पत्रों में और कुछ पोर्टल्स में तो आया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जो व्यवस्था थी वो सुचारू नहीं करी। जो विपक्ष ने उनको सुझाव दिए थे और हेलीपैड्स के, हेली सेवा के, वो भी वो सरकार ने नहीं माना। पहले तो योगी जी की आओ भगत में लगी रही पूरी सरकार, उसके बाद पर्यटन मंत्री जी घूमने चले गए, अब सरकार लगी हुई है चंपावत चुनाव पे। तो ये मैं सबसे पहले अपनी पुलिस को सलाम करता हूँ और उनका धन्यवाद करती है कांग्रेस पार्टी। अगर जो कुछ भी व्यवस्था वहां पे चल रही है तो आपको पुलिस के जवान वहां जरूर दिखेंगे। चलिए दीप भाई, इस पे भी अगर 2-3 जनों से सवाल ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कुंवर जपेंद्र सिंह भी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। आपका भी कुंवर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अरुण भाई, आप देखें लगातार श्रद्धालु तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की स्थिति क्या हो गई कि अगर वहां पर
इस तरीके से देखा जाए कि अगर छींक भी किसी को आती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि वो छींक की वजह जो है वो मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप अरुण भाई लगातार वहां चलते रहे हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी रहा हो। आज व्यवस्थाओं को देखें तो व्यवस्था पर उंगली तो हर कोई उठा देगा, बहुत एक आसान काम है, लेकिन क्या केवल ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की ही है? क्या वहां पर जो लोग बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं और उन्होंने इतना महंगा सामान कर दिया, क्या वो सरकार ने बोला है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या जो भीड़ बढ़ाई है, एक साथ सारे लोग निकल कर आ गए और सड़कों पर जगह नहीं है, लोग जाम में भी जा रहे हैं, क्या ये सब सरकार ने बोला है कि आप आइए? सड़क तो कोई चोरी करेगा नहीं रात के रात में वहां पर। तो अरुण भाई, क्या व्यवस्था हो, प्रबंधन किस तरीके का होना चाहिए, बात यह है, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना हमारे लिए एक शुभ संकेत है, अवसर है, लेकिन उस अवसर को कैसे भुनाया जाए, ये एक सवाल है। देखिए संजय भाई, ये जो चारधाम की यात्रा है ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, और ये हर साल होती थी। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से ये यात्रा रोकनी पड़ी, और थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी उस टाइम भी चली है, विधिवत नहीं चली लेकिन चली है। और निश्चित तौर पर यात्रा की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। सरकार का मार्गदर्शन होता है और प्रशासन को वो काम करके दिखाना होता है। अब आप बेसिक बात ये समझ लीजिए कि यात्रा जो है वो हरिद्वार से और ऋषिकेश से शुरू होती है। यात्रा हरिद्वार में लोग जुटते हैं और ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती है। लेकिन स्थिति यह है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में अगर मुख्य मार्ग जो हैं उनमें आप देखें आजकल, और खासकर पिछले 3 दिन से छुट्टी थी, शनिवार, इतवार और आज बुद्ध पूर्णिमा की, ऋषिकेश और हरिद्वार के लोकल आदमी अपने 2 व्हीलर में भी निकल नहीं पा रहे हैं, गलियों में भी इतना जाम लगा है। और जो जहां चेक होना चाहिए, हरिद्वार और ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा जरूरत है चेक करने की कि कितने लोग हम पर डे भेज सकते हैं। अब सरकार ने पहले निर्धारित किया, बाद में छूट दे दी, उसके बाद जब लोग यात्रा में निकल गए उसके बाद फिर निर्धारित कर दी संख्या। और ये स्थिति है कि जो लोग 4 धाम 2 धाम बसों में गए थे उनको आधे रास्ते से पुलिस ने लौटा दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी गाड़ी का ग्रीन कार्ड नहीं बना हुआ, जो भी वजह होंगी। और इससे एक अच्छा मैसेज जाने की बजाय एक खराब मैसेज और पूरी देश में जा रहा है कि उत्तराखंड में आधे रास्ते में यात्रियों को रोक के वापस किया जा रहा है। अभी तो ये स्थिति है, अभी शुरुआत है। आपने, और मेरे ख्याल से हमने अभी 5-6 दिन पहले इसी सब्जेक्ट पे जी एक छोटी सी डिबेट और की थी जी, और उसमें भी मैंने ये कहा था कि अभी स्कूल खुलने हैं और स्कूल खुलने के बाद यात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी। एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए, अभी 3 दिन बाद 19 मई से हेमकुंड की यात्रा भी शुरू होने वाली है। और हेमकुंड में पूरी दुनिया से और खासकर पंजाब और खासकर उत्तर भारत के जो सिख लोग हैं वो हेमकुंड की यात्रा में आते हैं। और आपने अभी तो हेमकुंड के लिए 5000 की प्रतिदिन की संख्या निर्धारित कर दी। हम अभी यात्रा को रो रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद कांवड़ यात्रा भी आनी है, उस पर भी सोच लीजिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा बेलगाम होती है। और वहां कोई संख्या निर्धारित नहीं होती। यात्रा भी आएगी, यात्रा रूट लेकिन में तो एक यहाँ ही तो रोड भी- है, अरुण आप भाई, निर्धारित पर्यटन भी कर स्टार्ट सकते हैं, होने जा रोक रहा है। सकते हैं, लेकिन जो- कांवड़ यात्रा किस तरह रोकेंगे ये भी सोच लीजिए। आप देखें ना, रास्ते तो वही है ना। अगर आप देखिए, जो पर्यटक आएगा, अब जो घूमने वाला पर्यटक आएगा, जो गर्मी क्योंकि इतनी बढ़ रही है, छुट्टी होगी तो सब लोग पहाड़ की तरफ जाएंगे, वो तो रास्ता तो वही है ना। अभी तो वो भी तो बढ़ना है ना। अभी आप देखिए ना, मसूरी, नैनीताल, कौसानी, आप ये लगाइए, जितने हिल स्टेशन हैं कहीं पार्किंग नहीं है, होटल नहीं मिल रहे हैं। 6-6 किलोमीटर का जाम लग रहा है। धनोल्टी में लगा है, सुरकंडा में लगा है, मसूरी में लगा है, नैनीताल में लगा है। सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। हम यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का स्वागत करें या वो एक खराब मैसेज लेकर अपने घर में जाएं, इस पर भी विचार करना होगा। यही और ये जिम्मेदारी सरकार की है, निश्चित तौर पर उसके जो अंग हैं उनकी है, चाहे वो प्रशासन हो, परिवहन से संबंधित लोग हों, या
नगर निगम, नगर पालिकाओं से संबंधित लोग जो भी हैं, ये उन सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। नहीं, बिल्कुल ये है सभी का, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जिन्हें व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दे रखी थी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो इसे देखें। लेकिन चलिए, ये बहुत एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये जो अवसर आया है इसको कैसे भुनाया जाए। रविंद्र आनंद जी, अगर आप देखें, लगातार हर कोई ये कह रहा है कि सवाल पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं हुई। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही व्यवस्थाएं नहीं हुई तो फिर ये कैसे इतने सारे लोगों को दर्शन वहां हुए, कैसे, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी जो प्रबंधन है, तो प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, जो बात एक ब्रजेश सती ने बोली कि जो मीटिंगें देहरादून में हो जाती हैं अधिकारियों की, वो मीटिंगें जिस तरीके से जोशीमठ या केदारनाथ या बद्रीनाथ या और जगह होनी चाहिए थी, शायद ये एक चूक है। उसके अलावा भी जो लोग जिस तरीके से निकले हैं और खुद मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि आपकी व्यवस्था है या नहीं है, तो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों को वापस ना भेजा जाए? जी रविंद्र आनंद जी। देखिए संजय जी, ऐसा है कि हम लोग 2 साल से इस बात के इंतजार में थे कि कब ये कोविड जो पेंडेमिक है खत्म हो और कब हमारे पहाड़ पर हमारे 4 धाम सुचारू रूप से चल सकें। ये खुशी की बात है कि आज बहुत आयत संख्या में लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और चूंकि एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं सभी का स्वागत भी करता हूँ। ठीक है, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की होंगी, अपनी ओर से सभी व्यवस्था करते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पर कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि इस एक मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जैसे अभी सतपाल जी महाराज दुबई चले गए, जबकि उन्हें इस समय नहीं जाना चाहिए था, और प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा बैठकें होनी चाहिए पर्यटन विभाग की भी, और जितने भी विभाग इससे रिलेटेड है, चाहे वो सड़क का है या पुलिस है या और जितने प्रबंधन है जो पूरी यात्रा से जुड़े हैं। जैसा कि आपने कहा कि जितनी भी समितियां इससे जुड़ी हैं, इनकी प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए, और चाहे वो मुख्यमंत्री ले या जिन मंत्रियों को वहां का प्रभारी बनाया गया है वो क्या कर रहे हैं, ये भी देखना होगा कि वहां पर जो प्रभारी मंत्री हैं उस जिले के वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अगर लापरवाही ना होती तो 39 लोग जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको बचाया जा सकता था। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 4 धाम में आने से उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जब इतने लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, कैजुअलिटी हो सकती हैं। लेकिन प्रबंध कैसा है, ये एक देखने वाली बात होगी। और क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा विकट रहती हैं, आए दिन तूफान, बारिश, और जो पहाड़ का क्षेत्र है या जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, लेकिन इसको पिछले कुछ समय से ठीक किया जा सकता था। सरकार का जो जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरा फोकस इसी ओर होना था, जो कि मुझे लगता है कि कुछ उसमें थोड़ी बहुत हीला हवाली हुई है, कुछ लापरवाही जरूर हुई है, जिसके चलते चूंकि ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी जसविंदर जी की भी है, ये जिम्मेदारी दीप भाई की भी है, और जो महाशय हमारे सामने बैठे हैं उनकी भी है। सभी की ये जिम्मेदारी है। हम उत्तराखंड वासी हैं और अपने अपने स्तर से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि लोग, क्योंकि उत्तराखंड का भविष्य और उत्तराखंड के लोगों का भविष्य, उनकी आजीविका, उनके बिजनेस और उत्तराखंड सरकार का भी जो पूरा सिस्टम है वो 4 धाम यात्रा पे टिका हुआ है। पिछले भी बहुत समय तक सरकार विवाद में रही, चाहे वो पंडा पुरोहितों को लेकर के रही, तो मुझे लगता है व्यवस्थाओं की कमी रही। कहीं ना कहीं जो इन्होंने समितियां बनाई हैं वो पूरे ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। रविंदर जी, उन्होंने तो बता दिया, ब्रजेश जी ने बोला है कि जो समिति है उसका काम केवल और केवल वहां पर पूजा व्यवस्थाओं को देखना है, बाकी उसका कोई कार्य वहां नहीं है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि वो सारी जिम्मेदारी जो है फिर वो पर्यटन विभाग या जो और दूसरे विभाग है उनको देखना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो वो खुद जाके वहां सर्वे करें कि क्या होना चाहिए,
ये बहुत सारी चीजें, ये एक ऐसा एक घालमेल इसे कहेंगे कि ये समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों। कोई भी अगर समितियां बनती हैं तो कम से कम उनकी जिम्मेदारी ये तो तय की जाए कि भाई आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग बताइए कि यहाँ व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और किस तरीके की होनी चाहिए, कमी क्या है और कमी क्या नहीं है। क्योंकि अगर हंगामा होगा तो वो एक जो मैसेज जाएगा वो तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन स्थल के लिए सही नहीं है। तो इसी पर हम बात भी कर रहे हैं और इसका सब चीज़ों का आपका जवाब हम कुंवर जपेंद्र जी उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें कुंवर साहब आपने देखे हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह आप बहुत सारी चीज़ें सब लोगों की सुनी और बहुत सारी बातें आज भी है कि आखिर इस अवसर को हम जो हैं वो क्यों उस तरीके के अवसर में बदल नहीं पा रहे हैं जैसे हमें बदलना चाहिए। आखिर जो कमियां हैं उसको कैसे आप देखते हैं कि उसमें कैसे काम हो कि वो सब कमियां भी दूर हो और जो चारधाम यात्रा है, जो ये पर्यटक आ रहा है, ये हर साल इससे ज़्यादा बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि उत्तराखंड की रीढ़ जो है वो पर्यटन है। जी बिल्कुल, हमने सभी वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना और अब हम पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक चीज के ऊपर सब लोग डिस्कस करते हैं और जहां कहीं आपको भी लगे कि हाँ इस मुद्दे को लेकर इसमें इजाफा किया जाना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, तो जैसे तौर पर कोई भी हमें बीच में टोक नहीं सकता है। देखिए, हम ये सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से यात्रा उस रूप से नहीं चली जिस रूप से चलती है, तो डेफिनेटली इस बार इसका प्रेशर ज्यादा होना था और जो दिखाई भी दिया है। अब रही सरकार और शासन प्रशासन की, सरकार और शासन प्रशासन अपने स्तर से जितना कर सकता है उतना कर रहा है और उससे बढ़ के प्रयास कर रहा है, इसीलिए ये यात्रा सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि उत्तराखंड के अंदर 5 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। और उत्तराखंड की टोटल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो नियर अबाउट 1.25 करोड़। और जो हमारा बिल्कुल रीच का एनसीआर का एरिया है, हम दिल्ली तक की बात करें या अपने इधर चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, तो लगभग ये सारी पॉपुलेशन हो जाती है। अभी हम बाकी पूरे देश की बात नहीं करते, अभी इसी की अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ की ही जनसंख्या लगभग 3 करोड़ को प्लस कर जाती है, जो हमारी उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या का 3 गुना है। और उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य के साथ साथ 70% यहाँ आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो डेफिनेटली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से और हिली एरिया होने की वजह से जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैदानों में होता है, डेफिनेटली वो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाया जाता। और उत्तराखंड इसके साथ देश का एक ये महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी बन गया है कि ये 5 धामों का स्थान है, ये देवभूमि इसे कहा जाता है। और पूरे देश, दुनिया और पूरे भारतवर्ष से पर्यटक और जो हमारा तीर्थ यात्री है वो डेफिनेटली पहाड़ों की तरफ आकर्षित होता है। जब हम बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में तीर्थ यात्री इतना नहीं जाता, वहां सिर्फ पर्यटक जाता है। लेकिन हमारे पास उत्तराखंड के अंदर यात्रा सीजन में पर्यटक से दुगनी संख्या में तीर्थ यात्री आता है। तो उस तीर्थ यात्री की जो सुविधाओं की दृष्टि से सरकार कर सकती है, उससे बेहतर करने का प्रयास करती है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हम इस यात्रा को सुचारू रूप से कैसे आगे चलाएं।
क्योंकि इससे उत्तराखंड का गौरव जुड़ा हुआ है। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिससे डेफिनेटली हम उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की आर्थिकी को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं इस यात्रा के माध्यम से। और ये एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, और ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समझती है, जानती है कि तीर्थ स्थलों का क्या महत्व है और उनकी तीर्थ यात्राओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से क्या कुछ किया जाना है। उस दृष्टि से सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, समय जरूर लगेगा, लेकिन उस समय के साथ हम बहुत बेहतर सुविधाएं पूरे इस कॉरिडोर में देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। और यहाँ हमारा एक मानना और भी है, जिससे हमें लगता है कि सभी वक्ता भी सहमत होंगे और मीडिया भी सहमत होगा। उत्तराखंड का जो एक पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से हमें लगता है कि हमारे पास ये एक जो हमारा एक धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन का एक अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। जब अलग से मंत्रालय होगा, उसका बजट अलग से होगा और उसका फोकस पूरी तरह से इस तीर्थ यात्रा के सीजन और तीर्थ यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर और उसे बेहतर बनाने की दृष्टि से काम किया जाए। उसके लिए एक अलग मंत्रालय की निश्चित तौर पर जरूरत महसूस की जा रही है। और उससे आप ये देखिए कि जब उस मंत्रालय के अधीन ये काम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो राजस्व जो इसे जब रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से भी पर्यटन मंत्रालय से बेहतर काम करेगा, क्योंकि हमारे पास 5 धाम है, हमारे पास पर्यटक से दुगना तीर्थ यात्री आता है। उस दृष्टि से निश्चित तौर पर हम भी सरकार को सुझाव देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे और चाहेंगे कि जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, जागरूक नागरिक हैं, जो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएं और ये देखें कि हमारे, क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर ये पर्यटन तीर्थ यात्रियों की यात्रा बढ़नी है। 150 करोड़ लोगों का देश है हमारे पास। 250 किलोमीटर के जो रीच में जितने भी स्टेट्स हैं, अगर उनकी जनसंख्या देख ले तो उत्तराखंड की जनसंख्या से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वो जनसंख्या जाती है। आज 20 लाख यात्री हर महीने आ रहा है, तो अगले साल से हो सकता है 40 लाख आए, 50 लाख आए, 60 लाख आए। तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक अलग मंत्रालय जो पूरी तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दृष्टि से और उसका रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से और बेहतरी के लिए प्रदेश के काम करे। तो ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कुंवर साहब बिल्कुल ये एक वाजिब आपकी बात है, लेकिन ये तो अब अगली बार होगा। वर्तमान में क्या हो इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आएंगे अरुण जी से मैं जरा बात ले लूं। अरुण जी लगातार सारी चीजें सब कह रहे हैं। दीप भाई इसके बाद आपसे लूंगा, बिल्कुल आप ही के पास आऊंगा। अरुण जी से जरा कुछ ले लेते हैं, सवाल हैं 1-2। अरुण जी आप लगातार देख रहे हैं, क्या अब ऐसा नहीं लगता कि अब इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए अरुण जी कि जो सर्किट है, ये जो 4 धाम 5 धाम, ये खाली इतनी बात होती है तो हमारे पास और भी बहुत सारे धाम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर बहुत अच्छा पर्यटन हो सकता है। क्या अब वो समय नहीं आ गया इस भीड़ को देखते हुए कि उन पर्यटन स्थलों को भी हम डेवलप करें, उन स्थानों को भी, उन मंदिरों को भी डेवलप करें? और ये कैसे डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर बात केवल 4 धाम पर खत्म हो जाती है। मंत्रालय की बात होती है, वो भी 4 धाम पर खत्म हो जाती है। समिति बनी हुई है, वो कहते हैं कि हमारी तो ये व्यवस्था ही नहीं है करने की, हम तो केवल और केवल पूजा की व्यवस्था को देखेंगे। तो ऐसे में जो भीड़ आ रही है उसे हम कैसे रोक पाएंगे अपने यहाँ, उसे कैसे बुला पाएंगे? अगर उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा तो अगली बार नहीं आएगा, इस बार आ गया वो। तो ये जो है मंथन, इस पर अब बात होनी चाहिए। अरुण भाई देखिए संजय भाई, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि हमारे उत्तराखंड में पर्यटन 2 तरह का है। एक तो जो अगर आप तीर्थाटन की बात कर लें, मैं पर्यटन की बात नहीं करूंगा, माफ़ कीजिएगा, तीर्थाटन की बात, तो हमारे यहाँ तीर्थाटन 2 तरह का हो सकता है। एक तीर्थाटन वो है जो ग्रीष्मकालीन तीर्थाटन है, जहाँ जो मंदिरों के कपाट गर्मियों में ही खुलते हैं जी। दूसरा वो तीर्थाटन हो सकता है जिसके लिए कुछ समय से प्रयास सरकारें कर रही हैं, जो शीतकालीन पर्यटन हो सकता है, तीर्थाटन हो सकता है शीतकालीन जी। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, इन 4 धामों के जो भगवान हैं वो सर्दियों में जब पट बंद होते हैं तो किसी और स्थान पर स्थापित किए जाते हैं।
तो वो भी उस पर्यटन को अगर हम बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल, उस तीर्थाटन को अगर बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक साथ आने वाली भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरी चीज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तो ये गर्मियों में ही खुलेंगे। अक्षय तृतीया को यमुनोत्री, गंगोत्री खुलेंगे और उसके बाद आप ये हिसाब लगा लीजिए कि उसके बाद केदार, बद्री खुलेंगे। ये सर्दियों में तो खुल नहीं सकते, लेकिन सर्दियों में जो इनके स्थान हैं वहाँ हम जो श्रद्धालुओं को हैं वो ले जा सकते हैं। जैसे गंगोत्री का जो स्थान है वो हम नीचे ला सकते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, मुकबा में। यमुनोत्री का खरसाली में ला सकते हैं, केदारनाथ जी का ऊखीमठ में ला सकते हैं, बद्रीनाथ जी का पांडुकेश्वर में ला सकते हैं। तो ये जब चीज़ें होंगी, उन जगह जब जाएगा तो वो प्रेशर, जब गर्मियों का जो प्रेशर है वो कम होगा। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सर्किट है। हमारे पास रामायण सर्किट हो सकता है, हमारे पास महाभारत सर्किट हो सकता है, हमारे पास बौद्ध सर्किट हो सकता है। तो उन सर्किटों में हमारे पास देवियों का सर्किट है, और ये ऐसे देवताओं का सर्किट है। ये ऐसी जगह है कि अगर हमने इनका प्रचार प्रसार सही तरीके से किया तो कहीं ना कहीं लोग उन स्थानों पर भी जाएंगे। अरुण भाई, यही एक सवाल और ले रहा हूं अरुण भाई, एक और चीज हो सकती है और जगहों का। जी अरुण भाई, एक और चीज हो सकती है, जल्दी से उस पर भी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि फिर दीप जी के पास जाऊंगा। अरुण भाई, जैसे कि रुद्रप्रयाग में मंदिर है, ऊखीमठ में मंदिर है, अगर ऊपर भीड़ है तो क्यों उसको वहां रोकने की ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जिससे कि वो मदमहेश्वर हो जाए? भाई ठीक है, वहां पे भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा है, उसे कहीं तो आप बैलेंस करेंगे ना, उसे तुंगनाथ की तरफ को भेज दिया जाए, उसे मतलब नजदीक ही है ना। अगर वो आदमी वहां रुक रहा है, आप देखिए ऐसा नहीं है कि लोग एकदम से जबरदस्ती ऊपर चले जाते हैं, 2-2 दिन वेट करनी पड़ रही है, 3-3 दिन वेट करनी पड़ रही है। तो वो जो 2-3 दिन का अंतर है, वो भीड़ को वो डाइवर्ट जो करने की, क्योंकि वो वहां पर वो सुविधाएं नहीं है, तो उसे लेकर जो बात होनी चाहिए थी उसकी कमी हमेशा रही है। और उसका कारण शायद यही है कि उस पर उस तरीके से जो हमारे प्रशासन है उसने सोचा नहीं है। देखिए, हाँ, एक साथ कई धाम खुलते हैं, चारों धामों के साथ। आपने बिल्कुल सही बात कही, मदमहेश्वर भी है, तुंगनाथ है, त्रिजुगी नारायण है, और भी है, ऊखी मठ है, काली मठ है। तो बहुत सारे स्थान हैं, ऐसे स्थान हैं जो सिद्ध स्थान है। लेकिन एक चीज आपको और हमको सबको समझनी पड़ेगी, जो चार धाम का जो श्रद्धालु है वो चार धाम ही जाना चाहता है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए कि जब आदमी दिल्ली से या कहीं से भी निकलेगा यात्रा पे, तो जब वो गाड़ी लेगा तो उस गाड़ी का एक निश्चित टेन्योर होता है कि उसे इतने दिन में यात्रा पूरी करके आनी है। तो उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती इधर उधर जाने की, केवल नाइट हॉल्ट को छोड़ के। नहीं वही अरुण जी, तो बिल्कुल सीधा पहले से है, ही लेकिन ये नजदीक एरिया है। आप आपको देखिए, ये नजदीक जगह है जहां पर जा सकते हैं, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जो खर्च भी कम हो और व्यवस्थाएं हो जाएं और वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर ले। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम संजय भाई, ये इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दीप भाई, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। अरुण जी तो बहुत बेबाक बोलते हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्ट रखते हैं कि आखिर जो कमियां हैं दूर तो हमें ही करनी पड़ेगी, भले ही हम कुछ भी कहें। दीप भाई देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं बड़े भाई, इनको जवाब देना चाहिए था व्यवस्थाओं में, लेकिन ये जनगणना में चले गए, मंत्रालय पे चले गए। जो व्यवस्था वहां पे चरमराई हुई है उस पर कोई जवाब नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं देगा। अभी कल ही एक प्रवक्ता ने कहा जिनकी जो मृत्यु हो गई है, अच्छा हुआ उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसे ये बयान जब आएंगे तो कैसे चलेगी व्यवस्था? आप देखिए, हमने 4 धाम 4 काम की बात करी, इन्होंने तुष्टीकरण की वहां पे राजनीति कर दी। सीधी सीधी बात है, व्यवस्था चरमराई हुई है, व्यवस्था वहां नहीं है। हम तो कह रहे हैं अतिथि देवो भव, स्वागत है जो आ रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है उनको व्यवस्था देना। 2 मंत्री लगाए गए हैं प्रभारी, 2 डीएम लगाए गए हैं प्रभारी, अब आ रही है नए मंत्रालय। अरे क्या कर लेगा वो मंत्री जब 2 मंत्री प्रभारी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री, क्या हो जाएगा उस मंत्रालय से? शराब से रेवेन्यू आता है, खनन से, और तीसरी रीढ़ की हड्डी है पर्यटन। हमने इसलिए 4 धाम 4 काम की बात करी थी। पर्यटन से आज जो भी व्यवस्था वहां पे हमारे लोगों की हो रही है, आजीविका चल रही है, हम उसका स्वागत करते हैं।
लेकिन गाड़ियां रेंग रही हैं, टू व्हीलर नहीं जा पा रहे हैं, ऋषिकेश का हाल बुरा है, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? वो मंत्री अब आए हैं यहाँ पे, कहाँ है वो मंत्री व्यवस्था देखने के? जब व्यवस्था तो 2 प्रभारी मंत्रियों को दी गई है तो अब एक मंत्रालय की क्यों जरूरत पड़ गई? और क्यों जरूरत पड़ गई? तो उसके ऊपर जो धामी जी है उनसे मॉनिटरिंग नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद हम आपको बताएंगे ये जो आंकड़ा है मौतों का, ये 150 के आर पार है। जब हमारे पास पूरा आंकड़ा आ जाएगा तो चरमराई हुई व्यवस्था है, व्यवस्था को ये ठीक करेंगे। ये इनको मत दिया है लोगों ने, प्रचंड बहुमत दिया है, ये नकार नहीं सकते। और मैं वो प्रवक्ता नहीं हूं जो कहूंगा कि हमारा भी कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है चेताना इन सरकारों को। अगर ये चेतेंगे नहीं तो ये भुगतेंगे, अच्छी तरह भुगतेंगे। ये आपदा आई थी, इसमें हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और कैसे वहां पे व्यवस्था दुरुस्त हुई है ये सबको पता है। लेकिन एक मंत्रालय दूसरा मंत्रालय, 2-2 मंत्री हैं आपके पास, 2-2 डीएम आपकी सरकार ने दिए हैं। अगर उनसे व्यवस्था नहीं चल रही है तो ये दुर्भाग्य है। चलिए रविंदर भाई, दीप जी ने बहुत सारी चीज़ें सवाल उठाए, लेकिन एक बात रविंदर जी अगर आप देखें 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा क्योंकि कुंवर जपेंद्र जी से फिर उसका जवाब लेंगे। रविंदर भाई, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरीके से पर्यटन बढ़ा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों की मेहनत है, चाहे वो कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, कोई भी रहा है, क्योंकि तभी पर्यटन वहाँ आ रहा है। तो ऐसे में जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पर्यटकों के लिए, एक ये भी है कि जो पर्यटक वहाँ आ रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि क्या उस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में हो सकती है। क्योंकि जो बात ये हो रही है कि व्यवस्थाएं की जाए, अरे क्या सड़क जबरदस्ती चौड़ी कर दी जाए? रविंदर जी, इस पर कौन बात करेगा कि व्यवस्थाओं को जिस तरीके से चलाना चाहिए, एक सर्किट बनाकर चलाना चाहिए या कितने कितने लोग वहां आने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि खाली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर डालकर, मंत्री पर डालकर काम नहीं चलता। और ये बात सबको पता है कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ लोगों को लेकर बहुत सारे सवाल रहे हैं। रविंदर जी, देखिए बिल्कुल आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मंत्री होते हैं और समय समय पर जो अधिकारी हैं हमारे उन पर, उनके कार्यप्रणाली पर उंगली उठती रही है, लेकिन उसको भी काबू करना मंत्री का ही काम है। अब अगर मंत्री 4 धाम के वक्त दुबई घूमने चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस पे तो प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे जितने भी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए कि आज इस पर क्या रहा। तब जाकर के ये मौतों का आंकड़ा कम हो सकता है, तब जाकर के हम व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं, तब जाकर के हम अच्छे से ये कह सकते हैं कि हमने 4 धाम जो यात्राएं हैं वो पूरी सफलता से चली। लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं कि मंत्री खुद घूमने में लगे हैं, मुख्यमंत्री अपने चुनाव में बिजी हैं और जो अधिकारी हैं वो मस्त है और मतलब बिल्कुल बेकाबू हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो फिर थोड़ा सा दुख की बात है कि देखिए हमारे पहाड़ को लेकर। चलिए कुंवर साहब, देखिए रविंदर ने बहुत सारी चीजें की है, 4 मिनट में अपना जवाब दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें है कि व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो और लोगों को किस तरीके से हम जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत कर पाए कि जिससे कि वो अगली बार इससे ज्यादा तादाद में आए। जी देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि सरकार और शासन प्रशासन अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम कर रहा है और सरकार सक्षम है। जितना काम सरकार कर सकती है उससे बढ़कर काम हो रहा है, उससे बढ़कर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ये आपने भी माना, तभी तो इतने लाखों लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। अब हमारे कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ ये माने कि उनके साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर विषय में राजनीति तलाशना और राजनीति करना ये कांग्रेस का शगल रहा है। और शायद इसी वजह से कि वो अपनी जिम्मेवारियों को कभी नहीं समझ पाए, ना सत्ता में रहते हुए ना विपक्ष में रहते हुए। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है
कि आज पूरे देश और राज्यों में वो पूरी तरह से नकार दिए गए। दूसरी तरफ जब हमने मंत्रालय की बात करी, जब हमने व्यवस्था की बात करी, जब हमने पॉइंट टू पॉइंट उस पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। उत्तराखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे तीर्थाटन को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है जिसके अंतर्गत सरकार काम कर रही है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अच्छे अच्छे सुझाव दें, हम आगे बढ़कर खुद सरकार का सहयोग करें। सरकार किसी की भी रही हो, ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली सरकारों से बेहतर कर रही है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर पूरे देश और दुनिया से पर्यटक आता है, उन सबकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन, प्रशासन और एक आम उत्तराखंडी की हैसियत से हमें भी आगे आना होगा। ये विपक्ष की समझ में आज तक नहीं आया, पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर, या विपक्ष के रूप में कांग्रेस की समझ में नहीं आया। तो सरकार बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था कैसे बढ़ा रही है। सुधरेगी, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए, यात्रियों के उनके जो जरूरतें हैं उनके अनुसार इन यात्रा रूटों को ढालने के लिए निश्चित तौर से थोड़ा और बेहतर जाने की आवश्यकता है। और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब कार्य सुचारू रूप से कुछ ही अल्प समय के अंदर पूरा करेगी। चलिए, बिल्कुल, और सुविधा पूरे पर्यटन को मिलेगी। नहीं, बिल्कुल, और होने भी चाहिए। देखिए, ये बात तो मानी कुंवर साहब ने भी, दीप भाई बोल रहे हैं वो कि व्यवस्थाएं सुधारी जाएगी, अभी शुरुआत है लेकिन सुधारी जाएगी। चलिए, कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे और इस आरोप प्रत्यारोप में रविंदर जी जैसे व्यक्ति देखिए मुस्कुराकर निकल जाएंगे। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना समय हमें दिया। 4 धामों के कपाट खुलते, तीर्थ यात्री उमड़ पड़े हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है, लेकिन उसमें हमें भी और लोगों को भी समझना होगा कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रखने के लिए हमारा भी एक बड़ा योगदान वहां होना चाहिए। और हमें भी ये समझना चाहिए क्या यात्रा करने के लिए सब व्यवस्थाएं हमने कर ली है या केवल हम भीड़ का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, यही एक है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी वहां पर यह देखना चाहिए कि जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।